भारोज़, नीलम, बाकी बच्चे जो हैं क्लास में स्टार्ट करें बच्चों। उसवा चल स्टार्ट कर लेते हैं, फिर इस तरह टाइम हमारा वेस्ट होगा। अगर ये देखें आपको स्क्रीन पे पेपर नज़र आ रहा है, एक क्वेश्चन पेपर। अच्छा अब देखिए, मैं बोलना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ मैं स्टॉप करूँगा ना, आपसे पूछूंगा कि बच्चों आपको कोई बात पूछनी है, तब आप मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। चलें, ये देखें, सबसे पहले आपके सामने पेपर बोर्ड में जब आता है ना, तो इस तरह का उसका पैटर्न होता है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, आंसर शीट वगैरह, ये तो सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। ये जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं ना, तो आपको सुपरिटेंडेंट वगैरह जो भी होते हैं वो इनका बता देते हैं कि आपने इनको कैसे फिल करना है। हम इनको छोड़ते हुए ना अपनी आ जाते हैं कि क्या पेपर का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है पेपर की। तो बच्चों ये देखिए, ये सेक्शन ए होगा आपका पेपर का सबसे पहले। तो सेक्शन ए के अंदर क्या है कि हमारे पास 20 मिनट्स हैं हमें, और मार्क्स कितने इसके 15, ठीक है। तो इसे कहा जा रहा है कि ये एक कंपलसरी है, और इसके जो भी हमारे पास आंसर हैं क्वेश्चन हमें देने पड़ेंगे, और इसी पेपर के ऊपर इसको सॉल्व करना होगा। 20 मिनट्स के अंदर ही हमें इसे ख़त्म करना है। इसके ऊपर हमने पेंसिल का यूज़ नहीं करना, कटिंग नहीं करनी। वो जो आप लोगों की आदत है ना कटिंग करने वाली, तो वो मैं एक क्लास में आपको बार बार कहता रहा हूँ कि बच्चों आप लोग कटिंग ना करें, तो फिर भी आपको एच दे देते थे, चलो कोई बात नहीं भाई। लेकिन बोर्ड के अंदर देखें, अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने लेड पेंसिल, यानी कि वो जो पेंसिल होती है हमारी, उससे निशान लगाए, या फिर आपने एक निशान लगा के उसको ख़त्म कर दिया और दूसरा लगाने की कोशिश की, रिमूव करने की कोशिश की, तो क्योंकि बच्चों ये एक मशीन होती है पेपर चेक करने वाली, तो MCQs आपके उससे चेक होते हैं। तो अगर आप लोग जो है वो उसको रेज़ करोगे, आपको लगे कि शायद उनको पता नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपने जो एक मरतबा यूज़ कर लिया है, जो ऑप्शन आपने टिक कर लिया वही होगा। तो इससे हम आगे चलते हैं। ये देखें क्या कह रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब A, B, C और D, यहाँ से हम लोगों ने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है, और हर पार्ट का जो है वो इक्वल मार्क्स होंगे, यानी 15 आपके पास क्वेश्चन होंगे और 15 ही आपको जो है इसके नंबर मिलेंगे। अच्छा, यहाँ तक आप लोगों को जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको आवाज़ सही आ रही है सबको? ज़रा एक बच्चा कंफर्म कर दे। चलें, अच्छा आगे हम लोग चल रहे हैं बच्चों। ये देखें, इस जो ऑप्शन है, इसका जो पार्ट है इस पेपर का, तो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के साथ, यानी हमारा जो सेशन जब एजुकेशन का चलेगा, हमारी बहुत ज़्यादा बहस इसी पे होगी। ये सिर्फ 15 नंबर हैं, लेकिन अगर आप इन 15 नंबरों को कहो ना कि हमने इनको 15 से 15 कैसे लेने हैं, तो बच्चों इनके पीछे पूरे के पूरे टॉपिक्स हैं। आपको याद होगा, मैं आपको क्लास में प्रोनाउंस के बारे में बताया करता था कि उसकी 7 काइंड्स होती हैं, इस तरह नाउन की 8 टाइप्स होती हैं, पार्ट ऑफ स्पीच की जो हम बात करते थे वो हो गया, इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, और भी बहुत सारी ग्रामर की जो टर्म्स है ना, तो हम लोगों की ग्रामर इंतहाई स्ट्रॉन्ग किस्म की होगी, तब हम जाके ये 15 से 15 ले पाएंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ये है कि या तो आपको एक नंबर मिल जाएगा या एक नंबर नहीं मिलेगा। कैसे बोला, या तो आपका आंसर ठीक होगा या नहीं होगा, दो ही बातें हो सकती है। इसमें ये तो नहीं है कि आपको 3 नंबर का सवाल है तो उसने 2 नंबर दे दिए, अभी 1 नंबर काट लिया, ऐसा नहीं हो सकता। यानी यहाँ पे आपको अगर 15 नंबर है तो 15 से 15 भी आ सकते हैं, और 15 में से अल्लाह ना करे 0 भी आ सकते हैं, जब आपका एक भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ को हम लोगों ने एम्फिसाइज़ करना है, हमने बहुत ख्याल से जो है इसको समझना है। इसको हम लोग, जो भी मैं टॉपिक आपको कराया करूँगा ग्रामर का, आपने उसके नोट्स बनाने हैं, मैं भी आपको नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा साथ साथ। यानी कि हमारा सबसे जो बेसिक होगा ना, जिस पे हमने ज़ोर देना है, जिस पे हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको करना है, वो ये पार्ट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चों जिसके इसमें 15 नंबर पूरे आ जाते हैं ना, यूँ समझ लें वो 70 में आराम से आ सकते हैं। जो यहाँ से 15 में से यूँ समझ लें उसके 4 गलत हो गए हैं, बाकी मार्क्स कितने रह गए? 71 रह गए। अब 71 में से तो 70 नहीं आ सकते ना। कौन आपको मतलब पूरे के पूरे नंबर देता जाएगा, क्वेश्चन आंसर में भी, लेटर में भी, हर चीज़ में? तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके 15 में से 15 है, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका बाकी जो 60 मार्क्स का पेपर है उसमें से 58 भी आ सकते हैं, 57 भी आ सकते हैं। तो देखें 72, 73 इतने नंबर आपके आ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना भी आपको गोल बता देता हूँ। यानी मेरे जो मार्क्स थे वो 71 थे, और वो 71 इस वजह से थे क्योंकि ये जो मेरा पार्ट था ये वाला, इस पर मेरा बहुत एम्फिसाइज था। बाकी चीज़ें मैं खुद भी लिख सकता था, क्रिएटिव राइटिंग कर सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल में काफ़ी सारा मैंने इस पर जो है आपको बता दिया है कि इसका ख्याल रखना है हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोगों ने MCQs किस तरह सॉल्व करने हैं, चैप्टर्स को हम लोग अच्छे से रीड करेंगे। पूरी बुक जो है हमारी 12 चैप्टर हैं, उसके 12 चैप्टर्स हैं, हमने उनको अच्छे से रीड करना है। उन
चैप्टर्स की लाइंस के अंदर से भी एमसीक्यू बन सकता है, उनकी एंड एक्सरसाइज से भी बन सकता है, और फिर ग्रामर से तो बनेगा ही लाजमी, वो तो एक अलग सी बात है कि ग्रामर हमने अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, ठीक है। तो इसी तरह ये यहाँ से हम लोग एक एक जो है वो क्वेश्चन को वो अटैम्प्ट करते जाएंगे। तो ये इस तरह से 15 जो है हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। ये देखिए स्पेलिंग का भी एक आया हुआ है, आपने इनमें से एक से स्पेलिंग चुनना है। बच्चों अगर आप करना चाहो ना, ये बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप कहो कि ये जी मुझे तो मतलब पता ही नहीं चलता ये है क्या, कैसे होगा, तो फिर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जिस तरह ये देखिए ये मैसेज है, अगर आपको याद हो क्लास में मैं आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया करता था, ठीक है। तो ये मैसेज का वर्ड जो है हमारे पास ये कलेक्टिव नाउन से आता है। बिल्कुल इजी है, आप लोगों ने बहुत सारा कुछ मैंने आपको 8th में ही करवाया हुआ है। ये देखें, ये कोई बता सकता है नोबडी वाला क्वेश्चन पढ़ के 11 वाला, अगर आपको प्रोनाउंस याद हो तो इसका आंसर कोई बता सकता है ऐसे गेस? स्टूडेंट्स आप लोग हैं मेरे साथ? हाँ जी, ट्राई करें ज़रा, देखिए नो बॉडी वॉज देयर टू हेल्प द नीडी। वो कह रहे हैं कि ये जो नो बॉडी है ये कौन सा प्रोनाउन है, ज़रा आप लोग गेस करें, क्या लगता है आपको? ये देखें ये वाला, स्क्रीन पे आपको नज़र नहीं आ रहा बच्चों? ये देखें ना, अहमद यूनिस आप पढ़ो ना ये स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है जो आंसर आपने किया है। हाँ महरोज, ये आपको नज़र नहीं आ रहा? अच्छा अहमद यूनिस पर्सनल नहीं है बेटा, कोई और बताए, मानूर, ईशा, आप लोग बाकी जो हैं आप लोग बताएं, गैस करवा रहा हूँ वैसे आप लोगों को। इनडेफिनेट किसने आंसर किया ये? मैंने नहीं, नाम बताओ। वेरी गुड आशीष बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरह से ये इनडेफिनेट प्रोनाउन ही है। तो मैं ये आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। अभी तो मैं वैसे आप लोगों को ना अटैम्प्ट करने का तरीका बता रहा था कि आप लोगों ने कैसे करना है। तो ये 15 नंबर के ये सवाल हो जाएंगे हमारे एमसीक्यूज़ के। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन बी। पहले हम लोगों ने सेक्शन ए को कवर किया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन बी की। तो अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है टाइम अलाउड 2 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। और टोटल मास कितने हैं? 60। बेटा ये सब बच्चों को तो आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा ये नज़र? एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ अपलोड करता हूँ। अच्छा एक सेकंड, मैं यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ। मारोज आप बताया नजर आ रहा है? चलें अब हम लोग बात करते हैं, ये पहला हम जो बात कर रहे थे वो ऑब्जेक्टिव पार्ट की बात थी। अब हम आ गए हैं सब्जेक्टिव पार्ट पे। तो इसमें सेक्शन बी है बच्चों। सबसे पहले आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि सेक्शन बी एंड सी कंप्राइज पेजेस 1 एंड 2, आंसर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी एंड सी ऑन द सेपरेटली प्रोवाइडेड आंसर बुक। यानी इसके लिए आपको अलग से शीट्स प्रोवाइड की जाएंगी और वहाँ पे आपने इनके आंसर करने हैं। यूँ समझ लें कि ये थ्योरी का पेपर है आपका। सप्लीमेंट्री शीट 1, 2 अगर आपने एक्स्ट्रा शीट लेनी है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे ले सकते हैं। राइट योर आंसर नीटली एंड लीजिबली, मतलब कि अच्छी राइटिंग के साथ लिखें और साफ साफ लिखें जो समझ भी आए, ठीक है। बिल्कुल मतलब यूँ इसके अंदर नहीं है कि कोई राइटिंग के अंदर आपकी राइटिंग ऐसी हो जैसे पेंटर लिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं डिमांड किया जा रहा। सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि आप साफ़ सुथरा लिखें जिसमें कटिंग ना हो और वो नज़र भी आए। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों इसमें क्या नज़र आ रहा है, अटेम्प्ट एनी 6 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच विद रेफरेंस टू योर टेक्स्ट बुक, ऑल पार्ट्स कैरी इक्वल मार्क्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको नीचे ये 9 सवाल दिए गए हैं ये वाले, इन 9 में से आपने कितने करने हैं? 6, ठीक है।
3 की तो हो गई आपको चॉइस सीधी सीधी। और वो क्या कहना चाह रहे हैं कि ये 30 से 40 वर्ड्स होने चाहिए। क्या मतलब, कम से कम ये 4 से 5 लाइंस का आपका आंसर होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो। यानी अगर आप लोग सिंगल वर्ड का आंसर लिख दें, फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ द कलर ऑफ योर यूनिफॉर्म, तो अगर आप कह दें वाइट, सिर्फ वाइट लिख दें, तो ये आपका आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसके लिए आपको पूरा इसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। द कलर ऑफ माई यूनिफॉर्म इज़ वाइट, इस तरह। वैसे आपको ये एग्जांपल दी है, यानी कि आपने छोटे छोटे आंसर भी नहीं लिखने, और फिर कुछ बच्चे होते हैं जो एक्स्ट्रा लिखते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े आंसर कर देते हैं, आधे आधे सफ़े के आंसर कर देते हैं। दोनों सूरतों में आपको जो है वो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं 2.5, और सबसे बेहतरीन अगर आपका सवाल होगा तो वो 3 में से 3 भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि ना आपने 30 to 40 वर्ड से कम लिखना है, ना इससे ज़्यादा लिखना है। ठीक है, दोनों को आपने ख्याल करना है। तो ये जब सवाल आपको याद करवाएंगे तो वो 30-40 वर्ड्स वाले ही होंगे, तो आप लोग ये भी कर लेंगे। एक बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये सवाल वो होते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि जो पेपर में दिए गए हों, यानी बुक में आपको दिए गए हैं, वो एग्जैक्ट सेम टू सेम वही क्वेश्चन करे। क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो सकती है, उनकी मर्ज़ी है, वो जिस तरह भी उसको घुमा लें, लेकिन आपको पता है ना कि आंसर तो वही होगा ना, भले जो भी सवाल हो। अब जैसे इसने ये देखें लिखा हुआ है, वट एट्रीब्यूट्स ऑफ अरब्स मेड देम प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड, कि दुनिया के अंदर क्यों अरब जो है वो सबसे ख़ास हो गए थे, ऐसी कौन सी उनकी क्वालिटीज़ थी, एट्रीब्यूट्स थी। तो अब इसी सवाल को हम लोग और तरह से भी पूछ सकते हैं, वट वर द क्वालिटीज़ ऑफ अरब दैट मेड देम इम्पॉर्टेंट इन द वर्ल्ड, दैट मेड देम प्रोमिनेंट इन द वर्ल्ड। यानी सवाल पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन आंसर वही का वही होगा। ठीक है, तो आपने इस बात से परेशान नहीं होना कि ये किस तरह के सवाल हमारे पास आ गए, ये तो बुक में थे ही नहीं। तो वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बुक वाली जो वर्डिंग है उसका आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सवाल वही कुछ होगा जो हम चैप्टर को पढ़ेंगे, उससे वो नहीं आगे जा सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर होंगे, हम लोगों ने 6 करने हैं, इनमें से चॉइस होती है हमें 7 कर सकते हैं आप लोग, ताकि अगर कोई एक गलत हो जाए तो आप उसका छठा जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन ये एक इम्कान वाली बात है कि वो चेक करे या ना करे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 6 सवाल जो करने हैं वो 6 सवाल करने हैं जो हमें बहुत परफेक्ट तरीके से आते हों, बहुत अच्छे तरीके से जो 6 सवाल आते होंगे वही करने होंगे। हम लोग आंसर शीट के ऊपर जो सवाल होगा उसका नंबर लिखेंगे, सिर्फ हमें क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें बोर्ड में स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आप लोग क्वेश्चन ना लिखें, सिर्फ यहाँ से नंबर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो भी आप सवाल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पहला सवाल जो मुझे सही तरीके से आता है, बड़े अच्छे तरीके से, वो 8वां सवाल है, तो मैं 8वां लिखूंगा वहाँ पे, यानी मैं वहाँ पे जो नंबरिंग दूंगा वो क्या होगी, VIII। ठीक है, मेरा सवाल वो पहला होगा, लेकिन नंबरिंग ये वाली होनी चाहिए। तो इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपके पास होते हैं पूरी बुक में से, और आपने इनके आंसर करने होते हैं। तो ये एक इजी सा पार्ट है, जब चैप्टर्स की अच्छे से रीडिंग हम करेंगे तो आप लोगों को सवाल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट ही इतने क्लियर हो जाएंगे कि आप लोग अपनी वर्डिंग में इसको लिख सकेंगे। ठीक है, इसके बारे में किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो। स्टूडेंट्स, चलें नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3, पैराफ्रेज द फॉलोइंग स्टैंजा। अब ये स्टैंजा का मतलब क्या होता है, कोई बताए ज़रा। हाँ जी, बंद। जैसे हम लोगों ने, आपको याद है 8th क्लास में कासा बियांका पोइम पढ़ी थी, द बॉय स्टूड ऑन द वर्ज, याद है आपको कासा बियांका वाली पोइम। हाँ, उसमें स्टैंजा थे ना जैसे, तो ये स्टैंजा होता है। स्टैंजा का मतलब क्या हुआ कि उसमें कम अज़ कम आपके पास 4 लाइंस जो हैं वो होंगी, जैसे 1 2 3 4। ठीक है, 2 लाइंस जो होती हैं उनको हम लोग जो है वो वर्स बोलते हैं। अगर 4 लाइंस हो जाएं या 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं तो उसे कहते होते हैं स्टैंजा। वर्स का मतलब क्या होता है, शेर। शेर में 2 लाइनें होती हैं, लेकिन स्टैंजा होता है उसमें कम अज़ कम 4 या 4 से ज़्यादा आगे जितने भी हमारे पास हो सकती हैं लाइंस वो हो सकती है। ठीक है, इसका आप लोगों ने ख्याल रखना है, कॉन्सेप्ट लेना है इसका। तो नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करते हैं तो इसके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे बच्चों। आपकी जो बुक है ना पूरी, कितना आसान है आपके लिए, अगर मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूँ इसको, तो पूरी टेक्स्ट बुक जो है उसकी इंग्लिश की, उसमें सिर्फ 2 पोइम्स हैं। ठीक है, सिर्फ 2 पोइम्स, एक आपके पास डैफोडिल्स होगी और एक इसी तरह आगे जाके एक पोइम है। तो ये 2 पोइम्स, इनमें से उसने क्या करना है, फॉर एग्जांपल डैफोडिल्स जो पोइम है उसके 4 स्टैंजा हैं।
तो वो उनमें से कोई एक स्टैंजा ले लेगा, यहाँ पे आपको दे देगा, ठीक है। उसमें से वो क्या कहेगा, वो कहेगा इसको पैराफ्रेज करें। अब पैराफ्रेजिंग आपको याद है जब मैं आपको नोट्स दिया करता था पैराफ्रेजिंग के, तो क्या होता था पैराफ्रेज करना कि सीधा करके इसको लिख देना है। मैंने आपको बताया था कि पैराफ्रेजिंग के अंदर ना आपने खुद से कुछ लिखना है, ना आपने इसको एक्सप्लेन करना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपली क्या करना है, ये जो लाइनें दी गई है ना, इनके सिनोनिम पुट करते जाना और इसको सीधा करके लिख देना। यानी ये 4 लाइनें तो हमारी वो भी 4 लाइनें बन जाएंगी। अब इनके जो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग है, आपको याद होगा क्लास में मैं फोकस करता था इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग पे, तो उसका यही मकसद होता था कि आपकी बेस बने, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मतलब याद हो। ये जो हम लोगों ने 4 लाइनों को सीधा करके लिखना है, तो इनके अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हम लोगों ने चेंज करना है, इनको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग में, और फिर हम इनको जो है वो पैराफ्रेज कर देंगे। 3 मार्क्स का बच्चों क्वेश्चन होगा, लेकिन पैराफ्रेज करने का तरीका क्या होगा, जिस तरह हम लोग करते थे रेफरेंस और फिर करते थे कॉन्टेक्स्ट। तो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हम लोगों ने देना है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द पोइम डैफोडिल्स रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। तो ये हम लोगों ने लाजमी लिखना है, ये इसका हो जाएगा रेफरेंस। और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, जो इससे पीछे वाली और जो इससे आगे वाली एक लाइन होगी, जो जाहिर बात है जब हम पोइम को रीड करेंगे अच्छे से तो हमें पता चल जाएगा इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया हम लोग लिख देंगे कॉन्टेक्स्ट में। बाकी आ जाएगा इसकी पैराफ्रेजिंग, वो मैंने आपको बता दिया है कि इसको हम लोगों ने सीधा करके लिख देना है, ठीक है। तो ये 3 नंबर का आपका सवाल होगा। 2.5 मार्क्स आप इसमें आसानी से ले सकते हैं, और 3 लेना भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बिल्कुल मिस्टेक कोई नहीं करते, राइटिंग भी आपकी बिल्कुल ठीक है, कोई कटिंग नहीं हुई, तो आपको 3 में से 3 भी मिल जाएंगे। तो पैराफ्रेजिंग का एक क्वेश्चन ये होगा पोइम में से, और दूसरा देखें क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। कि अब आपको एक और स्टैंजा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी पोइम है। अब दूसरी पोइम, पहली मैंने आपको क्या नियम बताया, मतलब पहली पोइम का कोई बताया जरा। वर्ड्सवर्थ ने बच्चों कौन सी पोइम लिखी है वर्ड्सवर्थ ने? हाँ जी, डैफोडिल्स। तो ये जो दूसरी पोइम है हमारे पास आपके सिलेबस में, मैंने आपको बताया कि 2 ही पोइम्स हैं। तो दूसरी पोइम का नाम है स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। थोड़ा सा लंबा टाइटल है, दोबारा मैं भी आपको बताता हूँ। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। अच्छा, जब हम लोग याद करेंगे जाहिर बात है वो हमें याद भी हो जाएगा, तो अभी हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसमें से क्या होगा कि ये देखें आपको स्टैंजा दिया जा रहा है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, ठीक है। इसका आप लोगों ने क्या करना है, देखिए कॉन्टिन्यूअस को उसने अंडरलाइन किया हुआ है, इसी तरह ट्विंकल को अंडरलाइन किया हुआ है, मार्जिन को भी अंडरलाइन किया हुआ है, इस तरह स्प्राइटली को भी अंडरलाइन किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इस स्टैंजा को अच्छे से हम लोगों ने रीड करना है। फिर उसने 3 सवाल दिए हुए हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई द यूज ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड इमेजरी यूज्ड इन दिस स्टैंजा। तो ये इमेजरी क्या है और पर्सोनिफिकेशन क्या है, ये पोइटिक टर्म्स होती हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जब आप क्या करें, किसी बेजान चीज़ को इंसानों की खसूसियात देते हैं, किसी बेजान चीज़ को इंसानों की खसूसियात जब देते हैं तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। और इमेजरी क्या होती है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको पढ़ते ही आपके जहन के अंदर इमेज बनना शुरू हो जाता है, यार ये क्या मतलब, जब वो कह रहा है कि कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स, इससे आपके जहन में क्या आएगा कि सितारे हैं और वो ऐसे फैले पड़े हैं, फैले पड़े हैं, कहीं पे ख़त्म ही नहीं हो रहे, उनकी कोई हद ही नहीं है। तो इस तरह, तो ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा जब आपको पोइम्स पढ़ाऊँगा। तो इसी तरह हाउ कैन द डैफोडिल्स एंड स्टार बी कंपेयर्ड, कहता है कि डैफोडिल और स्टार को आप लोग क्यों कंपेयर करोगे। तो फिर से इस तरह ये देखें, इसके अंदर हम लोगों ने इसका कंपैरिजन बनाना है कि जिस तरह डैफोडिल्स की आप पोइम पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि डैफोडिल्स इतने सारे थे कि पोइट उनको गिन ही नहीं सकता था। जब उसने पहली मरतबा उनको देखा तो उसे 10,000 डैफोडिल एक ही नज़र में नजर आए थे। तो डैफोडिल बहुत सारे थे, तो जाहिर बात है जब हम रात को सोते हैं आसमान को देखें तो सितारे भी तो बहुत सारे होते हैं ना, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। जिस तरह डैफोडिल्स चमक रहे थे, सितारे भी वैसे चमकते हैं। तो ये हम इंग्लिश के अंदर इनके पॉइंट्स बना देंगे कि आप इनको कंपेयर क्यों कर सकते हो ऐसे। हाँ जी जी बेटा, कमल का फूल होता है डैफोडिल्स, डैफोडिल फूल होते हैं, फूल, ठीक है। अच्छा,
गिव मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब ये देखिए जिस चीज़ का फोकस था मेरा कि इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आपसे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे ये नहीं करना आपने कि उर्दू मीनिंग लिखना शुरू कर दें। अंडरलाइन जो उसने किया हुआ है उनको इंग्लिश में ही हमने आंसर करना है उसका, यानी कि सिनोनिम लिखने हैं। जैसे कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, सिनोनिम क्या हो सकता है, ऐसी चीज़ जो ख़त्म ना हो रही हो, लगातार चलती जा रही हो। तो कॉन्टिन्यूअस को हम इंग्लिश में और क्या कह सकते हैं, अनस्टॉपेबल कह सकते हैं ना, अगेन एंड अगेन भी कह सकते हैं, अनस्टॉपेबल भी कह सकते हैं, बिल्कुल इस तरह, शाबाश। तो ये होता है बच्चों इंग्लिश टू इंग्लिश में जी। हाँ, इन्फिनिट, बिल्कुल, वेरी गुड, इसी तरह, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे 9 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो 3 सवाल आपको दिए हुए हैं इनमें से हर सवाल 2 नंबर का है, ठीक है। 6 नंबर ये हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ऊपर, ये 6 और ये 3, ये हो गए 9। ये सिर्फ बच्चों 2 पॉइंट्स हैं आपके सिलेबस में, और 2 पॉइंट्स में से आपको याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये 9 में से 9 नंबर ही आ सकते हैं। कितना आसान है हम लोग के लिए मार्क्स को लेना जब हम लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। इंशाल्लाह होगी भी सही, हम लोग रिकॉर्ड ब्रेक नंबर लेंगे। अब आ जाते हैं चेंज द वॉइस ऑफ द एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब उन्होंने क्या कहा है, एक्टिव पैसिव का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को एक्टिव पैसिव पहले 8th में भी इतने सारे दफ़ा करवाए हुए हैं, अब इंशाल्लाह आपको सिर्फ एक दफ़ा रिवीजन करवाने की ज़रूरत होगी, आपको ये खुद ब खुद ही आते जाएंगे। तो ये देखें 5 करने हैं, इसका भी यही एक ही बात हुई ना, जब मैं आपको कहता था कि अगर आप लोग छोटी सी भी मिस्टेक करेंगे तो वो आपका एक्टिव पैसिव गलत हो जाएगा। बेटा अब ऐसा ही होगा। अब आप आ गए बोर्ड क्लास में, यहाँ पे आपका एक्सक्यूज़ नहीं होगा ये कि सर छोटी सी तो मिस्टेक थी, फॉर्म वर्ब सही नहीं की, या हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया, या बाय नहीं लगाया, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज नहीं किए, तो फिर क्या हो गया, बाकी तो ठीक है ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। अब आप लोगों को एक्यूरेट करना है, एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से सही करना है, तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्टिव टू पैसिव भी दिए जा सकते हैं और पैसिव टू एक्टिव भी दिए जा सकते हैं, यानी वो दोनों तरीके से कह सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि एक्टिव दे दिया तो पैसिव करो, पैसिव दे दिया तो एक्टिव करो, नहीं, वो मिक्स करके देगा। ये हम पे है कि हमने कैसे इसको जज करना है। कितने हमें दिए जाएंगे, 4 आपको इसी पेज पे नज़र आ रहे होंगे। अगर हम लोग पेज टर्न करें तो ये 3 ये हैं, यानी कि 7 टोटल हैं बच्चों, और 7 में से आपने कितने करने हैं, पार्टिसिपेट करें बच्चों, साथ साथ कितने करने हैं हम लोगों ने, हाँ 5 करने हैं। तो देखें 2 की तो उसने वैसे ही चॉइस दे दी, और मैं इंशाल्लाह हम लोग इस तरह से इनको करेंगे कि आप ये 7 के साथ ही कर दोगे, कोई इसके अंदर आपको परेशानी नहीं आएगी। अब इसके अंदर कौन सा टॉपिक होगा एक्टिव पैसिव का बच्चों, 1 मार्क्स का 1, यानी कि 1 का 1 होगा तो ये 5 हो जाएंगे टोटल। 5 करेंगे तो 5 नंबर हमारे होंगे इसमें। तो अब इसमें हमारे पास तीनों जो टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीनों टेंस, इनमें से इनकी जो सब क्लासेस होती हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूअस, इस तरह परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का तो होता नहीं है वैसे भी। तो जिस चीज़ के पैसिव वाइज और एक्टिव वाइज हो सकते हैं ना, वो सारे होंगे। और इसके साथ लेट का यूज़ जो हम लोग जो पढ़ेंगे, लेट वाले भी एक्टिव पैसिव हमारे पास हो सकते हैं। तो हम लोग इनके ऊपर मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इनको अपने मार्क्स को क्लियर रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है कोई? चलें नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमारे पास ये जो बी पार्ट आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एनी 5। अब एनी 5 का मतलब क्या हुआ कि 8 दिए गए हैं और आपने कितने करने हैं बच्चों, सिर्फ 5। और आप बिलीव करें ये इतना इंटरेस्टिंग मतलब क्वेश्चन है ना कि ये या तो ये आ जाता है बच्चों को तो वो सारे के सारे कर लेते हैं, या फिर वो नहीं आता, उनसे एक भी नहीं होता। अब मैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को उसी कैटेगरी में ही लूँगा सबको कि आप सारे के सारे करें, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी बात है ही नहीं। बच्चों क्या करना होता है, सिर्फ टेंस की पहचान करनी है। आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकते है, जो पहला है ऑप्शन, आई प्ले क्रिकेट सिंस 2010, आप मुझे बताइए कौन से टेंस की ये कैटेगरी है? अगेन बताएं। अच्छा, पास्ट परफेक्ट है। कोई और बताए? आशिर आप बताओ बच्चे, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। मानूर आप बताएं बेटा, कौन सा है? अच्छा, अब आप लोग अगर ये जो मेरी क्लास है, आशिर तो चलो हमारे पास न्यू स्टूडेंट आ रहा है, ये बाकी जो बच्चे हैं अगर आप लोग मेरे सामने होते हैं ना, मैं आपको बताता अच्छी तरह से। क्या आप लोग भूल गए कि सिंस और फॉर कौन से टेंस में होता है? लो,
ये किसने बोला भाई? मायरा, मरियम, गुड। भाई ये कॉन्टिन्यूअस है हमारा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहें या इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहें, ये कॉन्टिन्यूअस वाला हमारा है। परफेक्ट और उसके साथ साथ ये कॉन्टिन्यूअस भी है। सिंस और फॉर तो तब होते हैं ना जब हमारे पास कोई टाइम हो, और टाइम किस में होता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। वेरी गुड। अच्छा, अब मायरा, मरियम, आप लोग इस टेंस को चेंज आराम से अगर कर सकते हैं तो बताएं, यानी इसके अंदर हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब पुट करना पड़ेगा आई के साथ? आई हैव बीन, ठीक है, या फिर आई, हाँ प्लेइंग, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, या आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010। देखिए इसके अंदर कोई ऐसी बात है ही नहीं जो मैं ना आती हो। ये सारे के सारे जो आपके पास सेंटेंस है ना, ये बिल्कुल ईजी होंगे ऐसे। तो इनको हम लोगों ने चेंज करना है। ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, इसकी जगह पे हम लोगों ने पूरे का पूरा टेंस ठीक करके लिखना है। ये नहीं है कि सिर्फ हम लोग इसको प्लेइंग कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, नहीं। हमने हैव बीन भी लगाना है और प्लेइंग भी लगाना है, और फिर आगे जाके ये ठीक होगा। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं ये सिर्फ एक हिंट है। आपने इस हिंट को यूज़ करते हुए इस पूरे को ठीक करना है। सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं ठीक करना, पूरे को ठीक करना है। ठीक। अच्छा, आगे ये हमारा जो 8 दिए गए हैं इनमें से हमने 5 करने होंगे। एक्टिव पैसिव भी 7 दिए गए हैं, उनमें से भी 5 करने होंगे। 5 और 5 हो जाएंगे 10, यानी 10 नंबर इन दो क्वेश्चंस के हो जाएंगे, जिनको लेना बिल्कुल ही हमारे लिए आसान है, कोई मुश्किल बात है ही नहीं। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ देखें है पंचुएट एंड कैपिटलाइज द फॉलोइंग पैरा एंड लाइन। कहते हैं ये जो आपको नीचे लाइन दी गई है या पैराग्राफ दिया गया है, आप इसको पंचुएट करो और इसको कैपिटलाइज करो। अब कैपिटलाइज का मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पर बड़ा स्पेलिंग आना है, ABC का बड़ा स्पेलिंग आना है वो लिख दें। पंचुएट क्या हुआ कि कोई कॉमा आना है, फुल स्टॉप आना है या कुछ भी ऐसा आना है तो आप वहाँ पर उसको पुट करें। बच्चों 3 नंबर का ये आपका सवाल है। 3 नंबर का क्या होगा? इसमें सिर्फ 2 से 3 करेक्शन करनी है और ये 3 नंबर हमारे हो गए। अभी कोई आपको स्टार्ट से कोई गलती नजर आ रही है इसमें? कोई बताए जरा कि क्या हम अगर इसका सही करें, पहली गलती क्या है इसमें? एक्सीलेंट, बिल्कुल बच्चों। ये जो आर लिखा हुआ है ना, इसको ए को हम लोग कर देंगे कैपिटल। अच्छा, वैसे आप लोगों को इस बात को तो पता होगा कि जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं तो वो क्वेश्चन होता है। कैसे बोला? वेयर आर यू गोइंग, आर यू मैड, इज दिस योर पेन, एम आई मैड। इस तरह से जब हम बात करते तो हम लोग असल में सवाल नहीं पूछ रहे होते, है ना? हाँ, तो ये देखें बच्चों, इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमने नोटिस करना है। कम से कम कितनी गलतियां बच्चों इसमें हो सकती हैं? 6, और कम से कम जो है वो जितनी भी हो जाएं। यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां इसमें देगा वो, तो वो 6 गलतियां देगा जिनको हमने ठीक करना होगा। तो आपने बिल्कुल थॉरोली इसको करना है। कभी कभी पता क्या होता है, सिर्फ एक गलती होती है, उसको ठीक करो, नंबर आपके हो गए पूरे के पूरे 3। कभी वो 2 दे सकता है, यूँ नहीं है फिर वो 6 की 6 ही दे। तो आप लोगों ने यूँ भी नहीं करना कि बेशक गलती है या नहीं, आप उसको ऐसे ही ठीक कर दो। इसको हम लोगों ने फोकस करना है। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मार्क्स भी आपके पूरे हो जाएंगे। यानी ये जो पार्ट है मेरा फेवरेट है इस पेपर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर अगर करना चाहे ना, हमें करना आता हो, तो ये 10 मिनट का भी नहीं है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप इसको फटाफट कर लोगे। और मार्क्स कितने हैं इसके? 13, जिसके अंदर कोई गलती की गुंजाइश है ही नहीं। कोई मार्क्स आपके डिडक्शन नहीं है, कोई राइटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कटिंग नहीं करनी। और ये 13 में से 13 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले। नहीं बच्चों, चलें आगे। चलें, तो सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी के अंदर क्या क्या था बच्चों? सेक्शन बी में हमारे पास क्वेश्चन आंसर थे, पोइम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और ये ग्रामर थी थोड़ी सी। अब आ जाते हैं सेक्शन सी पे। इसके मार्क्स हैं 20। यहाँ पे क्या करना है बच्चों? आप लोगों ने लेटर लिखना होगा। अब ये देखिए, 2 लेटर आपको दिए हुए हैं और 2 में से आपने क्या करना है? एक लेटर लिखना है। कितनी मज़े की बात है कि ये चॉइस है हम लोगों के, लेटर हम लोग जो भी लिख लें। अब क्या करना है हमने यहाँ पे? एक तो हमारी ग्रामर की बुक जो होगी ना, कंपोजिशन की, उसमें लेटर होते हैं। उसमें लेटर हैं कोई तकरीबन 25 लेटर हैं, आई थिंक 15 या 25 में से एक फिगर है। वो हमने एक तो याद करने हैं वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। लेकिन बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं में से लेटर आए। ये है चॉइस पे, बोर्ड की मर्ज़ी है, जो पेपर सेट करेगा वो लेटर कोई भी दे सकता है।
पैटर्न लेटर लिखने का वही होता है। 8 नंबर होते हैं आपके लेटर के टोटल। अब पैटर्न क्या होगा वो मैं आपसे शेयर करूंगा जब आपको लेटर में करवाऊंगा। तो बच्चों पैटर्न के नंबर कितने होते हैं? 4। यानी सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, डेट, रिस्पेक्टेड, डेयर फला फला, नीचे एंड में जाकर योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली और नीचे XYZ। ये सब चीज़ें लिखने के 4 नंबर हैं पूरे। इसका मतलब क्या हुआ कि दरमियान में जो हमने इंग्लिश लिखनी है, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में लिखनी है कि ज़ाहिर बात है सिस्टर को कांग्रेचुलेट करना है, उसने क्या किया जी? स्पीच कंपटीशन में जी विन किया उसने। तो ये जो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे, इसके 4 नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4 नंबर में से हम लोगों ने बहुत भी बुरा लिखा हो तो 2 नंबर तो हमें मिल जाएंगे ना। तो 4 तो हमारे वो पैटर्न के हैं, 4 और 2 हो गए 6 नंबर वैसे आ जाएंगे। और मैक्सिमम आपको मिलते हैं इसमें 7, 1 नंबर ज़रूर कटता होता है। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ हम लोगों ने थोड़ा सा फोकस करना है, अपनी इंग्लिश को ठीक रखना है, कटिंग नहीं करनी। तो यहाँ से 6 या 7 नंबर हमारे हाथ में हैं, उनको हम लोग बिल्कुल लॉस नहीं कर सकते यहाँ से। तो ये 2 लेटर में से एक करना होगा। और ये सीन भी हो सकता है, अनसीन भी हो सकता है। क्या मतलब? ये उन 15 में से जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनमें से भी हो सकता है और वो उनमें से नहीं भी हो सकता, उसकी मर्जी जहाँ से भी दे। अब ये जैसे देखें पहला लेटर है ना, जो आपकी बुक के अंदर लेटर होगा कि सिस्टर को कांग्रेचुलेट करें कि उसने बोर्ड में पोजीशन ली है, लेकिन उसने यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सिस्टर को कांग्रेचुलेट करें कि उसने स्पीच कंपटीशन जीत लिया अभी। तो इस बात का बच्चों आप लोगों ने ख्याल करना है बहुत ज़्यादा। ये ना हो कि हम लोगों ने वहाँ से देखा हो, रट्टा मारा हो कि सिस्टर को कांग्रेचुलेट करना है, वाह 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 चलो भाई, बाकी तो हम पढ़ते नहीं हैं, बस हम सिस्टर को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। ये हमने नहीं देखा कि वो ओकेजन क्या बना रहा है, कि सिस्टर ने कौन सी जो है वो अचीवमेंट किया, तो उसके ऊपर उसको मुबारकबाद दें। तो ये ज़रूर पढ़ना है हम लोगों ने, लकीर के फ़कीर नहीं बनना कि बस पहली बात देखी और लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। और दूसरा जो लेटर दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग द डेथ ऑफ हिज और मदर, ये एग्जैक्टली आपकी बुक में से है। आपकी बुक में सेम टू सेम इसी वर्डिंग के साथ लेटर मौजूद है, जिसको हम याद भी करेंगे। तो देखिए हमारा जैकपॉट है ये, कि ये तो बिल्कुल हमें लेटर याद होगा। याद रहे, ज़्यादा लिखना बिल्कुल अलाउ नहीं है आपके बोर्ड के अंदर। टू दी पॉइंट बात करनी है, 2 पैराग्राफ बनाने हैं, हर पैराग्राफ के अंदर 4-4, 3-3 लाइनें हों, बाकी बात ही ख़त्म हो गई। कोई हमें इसके अंदर लंबी लंबी कहानियाँ लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। वो जो मैं आपको 8th में पहले बताया करता था कि कहानियाँ नहीं लिखनी, टू दी पॉइंट लिखना है, सही लिखना है। जो 1 सफ़ा सही लिखेगा उसको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जो 4 सफ़े लिखेगा लेकिन गलतियाँ होंगी उसको 1 भी नहीं मिलेगा नंबर, तो क्या फ़ायदा हुआ उसका। इसको आप लोगों ने एक तो लेटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो यहाँ पे हमें सवाल दिया जा रहा है, राइट अ पैराग्राफ ऑफ अबाउट 70 to 80 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, या तो अल्लामा इकबाल पे या ग्रीन पाकिस्तान पे। जी बेटा, लेटर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 2 पैराग्राफ होंगे उसमें, फिर बाकी पैटर्न भी होगा, तो 1 पेज तकरीबन बन जाया करता है। जब हम ये लिखेंगे ना तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी हम इसको रफ कह रहे हैं कि 1 पेज होगा हमारा ये, क्योंकि पैटर्न के अंदर जगह छोड़ छोड़ के लिखना होता है ना, वो वैसे ही 1 पेज पे आ जाता है, उसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। पैराग्राफ की बात अगर करते हैं, अच्छा बच्चों मुझे बताएं पैराग्राफ और ऐसे में कोई डिफरेंस है या नहीं है? एक आप कहते हैं वेरी गुड, यानी कि हम लोग अगर ये देखें कि ऐसे क्या है, ऐसे के अंदर पैराग्राफ्स होते हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी हम लोग लिखना चाहें, तो वो मिल मिला के क्या बन जाता है, एक ऐसे बन जाता है। लेकिन जो पैराग्राफ होता है वो छोटा छोटा सा होता है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोई 15 लाइन्स हो सकती हैं, 10 लाइन्स हो सकती हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कम से कम जो लफ्ज़ आपने लिखने हैं वो हों 70 और ज़्यादा से ज़्यादा जो लिखने हैं वो हों 80 यानी कि 80। अब ये देखें कि अगर आप अपनी राइटिंग को चेक करें, यानी मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी राइटिंग ऐसी है कि अगर पेपर वाली शीट हो तो मेरे उसके अंदर जो लफ्ज़ आते हैं वो आते हैं 7। एक गैस करके आपको बता रहा हूँ। तो जब 7 आते हैं तो 7 का मतलब क्या हुआ कि मुझे कितनी लाइनें लिखनी है, कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 13, ये मैंने लिखनी है। कोई मुश्किल बात ही नहीं है। अल्लामा इकबाल पे तो हमें पूरा ऐसे आता होता है, तो उसमें से अगर हम लोग उसको शॉर्ट करके लिख दें तो कोई मुश्किल ही नहीं है। ग्रीन पाकिस्तान क्या है, हम अपने स्कूल के अंदर ड्राइव भी तो करते हैं, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। क्या क्या करते होते हैं उसके अंदर हम लोग, कि ट्रीज़ लगाने चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग पे कंट्रोल करना है, ये सारी बातें मिला के हम लोग ग्रीन पाकिस्तान में लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक जो है ये सीन भी हो सकते हैं, अगेन ये अनसीन भी हो सकते हैं। आपकी ग्रामर की जो बुक है वहाँ पर पैराग्राफ्स आपको दिए गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वही आएँ। बात वही है कि हमने लिखना खुद से है,
क्योंकि रट्टा तो हम लोगों ने मारना नहीं है, तो जब नहीं मारना तो फिर हम लोगों ने 10 से 13 लाइन्स जो है वो लिख देनी है, कम से कम चलें 15 अगर हम लोग कह लें, तो ये लिखना भी हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। यहाँ से ये देखें इसके मार्क्स कितने हैं बच्चों, इसके मार्क्स हैं 6, तो 6 में से आपको अगेन 5 नंबर जो है वो आराम से मिल सकते हैं, 5.5 तक भी आ सकते हैं अगर आपकी कोई मिस्टेक भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक ऐसा सवाल है बच्चों जिसकी हम लोग जितनी भी तैयारी कर लें वो कम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो ग्रामर की बुक है उसके अंदर कोई 1000 के करीब अगर मैं कहूँ ना कि उर्दू दी गई है, हमने उनकी करनी है इंग्लिश, तो ये है थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। इसके ऊपर क्या होगा कि हम लोगों ने प्रैक्टिस तो करनी है इसकी, लेकिन इसके लिए आपने खुद की वोकेबलरी को इंक्रीज़ करना है। जैसे यहाँ पर अब मतला अबर आलूद है, तो मतला क्या होता है? वेदर। अबर आलूद क्या होता है? क्लाउडी। ये इंग्लिश हम लोगों ने याद करनी है असल में। बाकी हमें टेंस की पहचान तो हो जाएगी ना, ये रहा है तो मतलब ये कॉन्टीन्यूअस होगा, है ना, ये सारा आसान होगा। हमें वोकेबलरी थोड़ी सी अपनी इंक्रीज करनी है। ये 6 नंबर का ये सवाल है हमारा, दिए कितने हुए? 9 दिए गए बच्चों, 6 आराम से हो जाते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। ये सवाल हो जाता है, या फिर आपने इसको चॉइस के अंदर करना है तो क्या होगा कि डायलॉग लिखें ब्रदर और सिस्टर के, और क्या उनका टॉपिक हो मोबाइल फ़ोन पे, तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर आप लोग डायलॉग लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। डायलॉग क्या होता है? जब दो लोग कम अज़ कम आपस में बात कर रहे हो तो उसे डायलॉग कहा जाता है ना। तो लेकिन हम लोग प्रेफर करेंगे उर्दू टू इंग्लिश को, क्योंकि वहाँ पे या तो हमारी उर्दू ठीक होगी, इंग्लिश या गलत होगी, तो वहाँ पे हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। डायलॉग के अंदर 6 हैं तो हो सकता है कि 4 मिल जाएँ, लेकिन अगर ऊपर वाली 6 की 6 हम ठीक कर देंगे तो पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। तो ये हमारा पेपर पैटर्न होता है जिसको मैंने आपके साथ आज डिस्कस करना था, ताकि कल से जब मैं आपको प्रॉपरली पढ़ाना शुरू करूं तो आपको पता हो कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने तैयार करने हैं, क्योंकि आपकी बुक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा 8 के अंदर मैं कहा करता था कि क्या इन्होंने मतलब इतनी लंबी लंबी एक्सरसाइज दी हुई है जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है। सेम यही कुछ हमारा जो है वो 9th की बुक में भी होगा, लेकिन थोड़ा होगा। हम लोगों ने सिर्फ वहाँ से सिलेक्टिव चीज़ लेनी है जो हमारे पेपर से रिलेटेड होगी, छोड़ेंगे हम कोई चीज़ नहीं, लेकिन जिस पे हमारा फोकस होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों कि हम लोग पेपर के पैटर्न को अपने जहन में रखते हुए अच्छे से जो है उसकी तैयारी कर सकें। ये पेपर मैं जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें भी शेयर कर देता हूँ, आप भी इनको देखिएगा। तो कल से बच्चों हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर 1 जो है, आप लोगों ने पहले भी शायद चैप्टर 1 किया होगा, लेकिन अब हम लोग जो है वो चैप्टर 1 को करेंगे अगेन, ठीक है। और चैप्टर 1 का मतलब क्या हुआ कि आप इंडेक्स जब ओपन करेंगे ना अपनी बुक की, ठीक है, तो उस इंडेक्स के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे जो चैप्टर है उसे मैं 1 कह रहा हूँ। मैं आपको 7 चैप्टर पहले पढ़ाऊँगा, उसका नेम है द ब्लू मॉस्क, वो चैप्टर मैं आपको पहले पढ़ाऊँगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्टोरी टाइप है, मालूमात है, सारा कुछ है। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो है वो इंटरेस्ट पहले मैं डेवलप करवा के न फिर आपको जो है वो मुश्किल चैप्टर्स की तरफ लेकर आऊँ। तो आप लोगों ने कल अपने पास जो है वो बुक्स रखनी है, वरना वैसे तो मैं स्क्रीन के ऊपर भी बुक जो है वो अपलोड करूँगा, और मैंने आपको ग्रुप के अंदर भी बुक सेंड की हुई है, तो वो आप लोगों ने अपने पास रख लेनी है। और वहाँ से हम लोग जो है वो शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7, द सुल्तान अहमद मॉस्क या ब्लू मॉस्क, इस तरह से उसका नेम है। हम लोगों ने वो चैप्टर रीड करना है, आप लोग उसको देख के आइएगा। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग करनी है हम लोगों ने। कोई बात आपको अगर उसके अंदर इंग्लिश टू इंग्लिश समझनी है उसको निशान लगा लीजिएगा कि ये बात यहाँ पे क्या हो रही है, इसका मतलब इंग्लिश में क्या होगा, तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर करेंगे, ठीक है। अब अगर आपका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लें। सारे बच्चे अपना माइक ज़रा अनम्यूट करके बात करें मुझसे। हाँ जी, समझ आ गई आप लोगों को बच्चों ये पेपर पैटर्न के। अब मैं आपसे रैंडम क्वेश्चन करता हूँ, मुझे बताएं कि आपके पेपर में एक्टिव पैसिव कितने होते हैं और आपने कितने करने होते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 7 है और कुछ कह रहे हैं 8 है। 7 वाले कौन कौन है? बच्चों 7 होते हैं, 7 होते हैं, ठीक है, 7 होते हैं, हमने करने होते हैं 5, ठीक है।
और जो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन था फॉर्म ऑफ वर्ब को ठीक करने वाला, ब्रैकेट वाला, वो कितने होते हैं और हमने कितने करने होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, और हमारे पास उर्दू जो होती है उसकी हमने इंग्लिश करनी होती है, वो हमने कितने करने हैं? हाँ जी, 6 करने हैं, लेकिन वो 9 होंगे, ठीक है? 9 में से हम लोगों ने 6 करने हैं, ठीक है? अच्छा, वो जो क्वेश्चन आंसर थे पहले वाले, वो हमने कितने होते हैं और कितने करने होते हैं, जो पूरी बुक में से हमारे क्वेश्चन आएंगे? कोई और बताए? हाँ जी बच्चों, 6 करने होते हैं, और उनके मार्क्स कितने होते हैं? हर क्वेश्चन के मार्क्स कितने होते हैं? हाँ जी, 3 मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन के, और वो 3 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो जाते हैं? 18, ठीक है? 18, 6 3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएंगे, 18 हमारे पास मार्क्स होते हैं। अच्छा, पोइम आपकी बुक में कितनी है भला? पहली पोइम का नेम बताएं। डैफोडिल्स। किसने लिखी है, कौन है इसका पोइट? उल्टा कर दिया रजा, इसको कहेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोइम लिखी। अच्छा, दूसरी पोइम का नेम थोड़ा सा लंबा सा था, वो मैंने आपको बताया था, बताएं वो कौन सा है? वाह जी वाह, वेरी गुड। तो अच्छा, पोइम का जो क्वेश्चन है हमारा, पैराफ्रेज करना, पैराफ्रेज में कौन कौन सी बात का आपने ख्याल करना है? क्या करेंगे, शुरू कैसे करेंगे? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देंगे ना? हाँ जी, मानूर पहले, रेफरेंस आता है, ठीक है? रेफरेंस पहले और कॉन्टेक्स्ट बाद में। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट में आप लोग क्या लिखेंगे? कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने लिखना है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया यानी कि मरकजी ख्याल जिसे आप लोग कहा करते हैं ना, वो लिखेंगे, वो जब हम याद करेंगे उसको, ठीक है? उसको ही लिखना है आप लोगों ने, सही हो गया। और जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन होता है पोएम का, वो किस तरह से होता है? उसमें हमें एक और स्टैंजा दिया जाता है ना? अच्छा, स्टैंजा और वर्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, आशिर आप बताओ क्या कह रहे हो बेटा आप? मैं आपसे पूछ रहा था कि स्टैंजा और वर्स, इसमें क्या डिफरेंस है? वर्स बेटा, वर्स, VERSE, वर्स। अच्छा, और कोई बताए? गर्ल्स आप में से कोई बताए? वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि लाइंस हम लोग कहेंगे, ठीक है उनको? स्टैंजा के अंदर कम से कम 4 हमारे पास लाइंस होंगी, और जो हमारे पास वर्स होगी, शेर जो होगा, उसमें हमारे पास कम से कम 2 लाइनें होंगी। अच्छा, आपके पास जो ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि एक पैराग्राफ, यानी उसने स्टैंजा दिया हुआ, इसको रीड करें, तो रीड करने के बाद आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं? उस स्टैंजा में से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? 3, ठीक है, 3। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 बेटा, 2, ठीक है, 2। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ये हो जाएंगे 6। 3 मार्क्स का आप पहले पैराफ्रेज करके आओगे, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो 9 मार्क्स का आपका पोइम में से क्वेश्चन आएगा, एक पोइम और दूसरी पोइम, 2 पोइम में से। ओके। अच्छा, ये देखिए, ये आपके पास पैसिव वॉइस दिए गए हैं। इनमें से जो तीसरे नंबर पे है, कोई इसको चेंज कर सकता है? तीसरे नंबर वाला जो है, ये वाला, ही विल नॉट सेल हिज कार। वेरी गुड। कोई और बताए? मायरा, वेरी गुड।
हाँ जी। खामोश हो गए सारे बच्चे। हाँ जी, अब बताएं आप लोग। मायरा ने तो बता लिया था, ही विल नॉट सेल इस कार को चेंज करना है, और कोई करे? हाँ, हिज कार विल नॉट बी सोल्ड बाय हिम। देखिए, ये तो आपको पहले से आता है, इसका मतलब इसको थोड़ा सा ही हम लोगों को देखने की ज़रूरत है। पहले वाला करें ज़रा बच्चों, द जज एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन। हाँ जी, ये वाला कंपटीशन चाहिए, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो द एप्लीकेशन वॉज आएगा, क्योंकि एक्सेप्टेड सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, पास्ट के अंदर वाज और वर में से हम लोगों ने एक लगाना होता है। अच्छा, ये दूसरे वाला, मेड प्लग्स द फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लावर बेड एवरी मॉर्निंग। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। रजा आप बताओ, आशिर आप भी बताओ। मरियम आप बताओ जरा, मायरा ने सही नहीं बताया। दोनों का ठीक है, मायरा आपका भी ठीक था, मैंने वैसे ही कहा है, ठीक है, ठीक था आपका भी। अच्छा, ये नंबर 4 पे, द क्राउड कॉट द पिक पॉकेट रेड हैंडेड, इसको करें ज़रा चेंज। अहमद आप बताओ। कोई और बताए भी? अहमद यूनिस कह रहा है मुश्किल है ये। आशिर थोड़ी सी मिस्टेक है बच्चे, और कोई? हाँ, नहीं, क्राउड को ना लगाएं आप पर, आप पिक पॉकेट को देख के ना उसके लिहाज से लगाएं। हाँ, ये रेड हैंडेड जो है वो उससे अलग है। एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल वही, हम लोग इसको इस तरह भी बना सकते थे, द पिक पॉकेट वाज कॉट रेड हैंडेड बाय द क्राउड। और या जिस तरह आशिर ने बनाया वो भी बिल्कुल ठीक था। तो सेंटेंस का जो साइज़ है, यानी अगर वो बड़ा है तो उसको देख के परेशान ना हो, तरीका वही होता है। अच्छा, बाय होम वाला कोई बना सकता है, बाय होम वाज द ऑफिस क्लोज्ड, इसको चेंज करना है। अब ये पैसिव है या एक्टिव है, पहले तो ये बताएं। एक्सीलेंट, पैसिव है। मरियम की आवाज़ आई थी, मरियम दोबारा बताओ। हु क्लोज द, ठीक है, हु क्लोज द ऑफिस। क्लोज्ड आएगा या क्लोज आएगा? हाँ जी, शाबाश, हु क्लोज्ड द ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट इससे, डिड यू प्रिपेयर योर स्पीच। आशिर थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, कोई और भाई? नहीं, महरोज आप बताओ भाई। कोई और भाई?
डिड को देखें ना, डिड को चेक करें, ये कौन से टेंस में होता है। डिड यू प्रिपेयर योर स्पीच। वाज, महानूर ने क्या ही मतलब आंसर किया है, वेरी गुड भाई, वाज आएगा बच्चों। डिड कहाँ होता है, पास्ट इंडेफिनेट में होता है। नहीं वाज बेटा, वाज। डज और डू आएगा जब इज एम आर होते हैं, ठीक है। ये डिड है तो यहाँ पे वाज आएगा या वर आएगा, अभी यहाँ पे वाज आएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट बाय दैम। ये पैसिव है या एक्टिव है? हाँ, इसे एक्टिव करें ज़रा। ऊपर वाला जो सेकंड लास्ट था और ये जो लास्ट था, ये दोनों बिल्कुल आपस में सेम है। वहाँ डिड को हटा के हमने वाज लगाया, यहाँ हम वाज को हटा के डिड लगाएंगे। दे डिड नॉट, आगे बताओ। थोड़ी सी गलती है, थोड़ी सी ऐसे चुन्नी मुन्नी सी। कोई और बताए भाई। अहमद ने जब डिड लगा दिया तो फिर इन्फॉर्म्ड लगाएंगे फिर भी। हाँ जी, दे डिड नॉट इन्फॉर्म, इन्फॉर्म आएगा सिर्फ, ठीक है। तो डिड के साथ तो हम लोग सेकंड फॉर्म नहीं लगाते होते ना, तो ये बाकी ठीक था बिल्कुल, सिर्फ ये छोटी सी गलती थी, तो वो सही होगी। वेरी गुड। अच्छा, ये कॉन्टिन्यूअस को तो आप लोगों ने मुझे मतलब बता लिया था। ये ट्विंकल क्या होता है? ट्विंकल, ट्विंकल लिटिल स्टार जिसे हम लोग कहते हैं। इस शाइन, वेरी गुड। और कोई भी है इसकी इंग्लिश बच्चों? कोई और बताए इसकी, अगर कोई और इंग्लिश में मीनिंग करना हो इसका। हाँ, स्पार्क, चमकता हुआ, वेरी गुड। ब्राइट भी होता है, वेरी गुड। अच्छा, ये मार्जिन क्या होता है? मार्जिन, किनारा, ठीक है। मार्जिन होता है किनारा, तो क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? एज कहेंगे। और क्या कहेंगे बच्चों? बॉर्डर कहेंगे। बॉर्डर के साथ एक और वर्ड होता है सी से मिलता जुलता, वो क्या होगा? सी से स्टार्ट होता है। वर्ज होता है, वेरी गुड। सी से क्या होगा? सी से मुझे बताएं जरा। कॉर्नर होगा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, सरप्राइटली। सरप्राइटली क्या होगा? कौन सा? सरप्राइटली देखें, कहता है टॉसिंग देयर हेड्स इन सरप्राइटली डांस। सरप्राइटली का मतलब क्या होता है? झूम झूम कर, शेक कर करके, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा, जैसे बंदे को अच्छा लग रहा होता है ना, मज़ा आ रहा होता है बहुत ज़्यादा, वो वाला। जॉयफुल कह सकते हैं इसको, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि हर इंग्लिश जो टर्म होती है, वर्ड होता है, उसका सिर्फ एक मतलब नहीं होता, उसके बहुत सारे मतलब होते हैं। तो हम लोग इसको जॉयफुल भी कह सकते हैं और गुड वाला भी कह सकते हैं, जो भी हम इसको कहना चाहें कह सकते हैं। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन का मैंने आपको मतलब बताया था। हाँ, अब जरा मुझे चुन के दिखाए ना, ये 1 2 3 4 5 6 लाइनें दी हुई हैं। इनमें से कहाँ आपको लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको इंसानों वाली खसूसियत दी गई है? स्टार्स को नहीं, मुझे वो लाइन बताए ना जिसमें आपको लग रहा हो कि ये तो इंसानों वाली बात थी। हाँ जी बच्चों, ये देखें, हम लोग सर तो हम लोग हिलाते हैं ना, अब फूलों के सर थोड़ी होते हैं जो वो उनको हिलाएं, है ना। ये सर हिलाना तो इंसानों का काम होता है। जैसे हम लोग कहते हैं हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है नहीं है नहीं है ठीक, सर हिला के कहते होते हैं ना।
या फिर हमें कोई गाना वगैरह अच्छा लग रहा होता है, सॉन्ग वगैरह, तो हमारा हेड जो है वो खुद ब खुद शेक करता है, वाह वाह क्या बात है क्या बात है। तो ये हम लोग अपने हेड को क्या कर रहे होते हैं, टॉस कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो ये तो इंसानों की बात होती है कि अपने हेड को वो टॉस करते हैं। फूलों के ना तो सर हैं तो वो टॉस कहाँ से करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये है पर्सोनिफिकेशन। हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, फूलों को जो है वो क्वालिटी दे दी है किसकी, इंसानों की, कि सर को हिला रहे थे फूल अपने, हालांकि फूलों का तो सर होता नहीं है। ठीक है बच्चों। अच्छा इमेजरी कहाँ है इसमें, इमेजरी कैसे भला, एक्सप्लेन करें ना थोड़ा सा। जब हम लोग मिल्की वे की बात करते हैं तो आपने बुक्स के अंदर मिल्की वे के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कि वो, हाँ ये भी देख लें। और मिल्की वे की बात बिल्कुल अहमद ने ठीक की है कि हमारे जहन में एक इमेजिनेशन बन जाएगी ना कि मिल्की वे वो है जहाँ पर वो होती हैं हमारी कहकशाएँ होती हैं, वो इस तरह से मिल्की वे गैलेक्सीज होती हैं, वही वाला। तो आपके जहन में इमेज क्रिएट होना शुरू हो गया ना, तो यही वर्ड्स जो होते हैं ना, इन्हें कहते होते हैं इमेजरी। ठीक है। अच्छा ये मैंने आपको बताया था कि डैफोडिल्स और स्टार को क्यों कंपेयर किया जा रहा है, ये तो बताएं कंपेयर का मतलब क्या होता है। कंपेयर मीन्स मिलाना, मवाजना करना है ना। तो क्यों मवाजना किया जा रहा है भाई, ऐसी कौन सी इनके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि डैफोडिल्स को वो कह रहा है भाई ये तो स्टार्स की तरह है भाई। हाँ जी, आपको मैंने पर्टिकुलर एक बताया था कि इतने फिगर था जो पोइट को पहली नज़र में ही नज़र आ गया था कि हैं इतने सारे, कितने थे वो, 10,000। ये आपको एक पोइम जो है ना हमारी डैफोडिल, उसमें लाइन में ही पता चलेगा कि जब उसने पहली नज़र में देखा। जी क्या बेटा, अच्छा हमारी बाकियों की नहीं हो रही है ना, आपका इंटरनेट का जैसा इशू आ रहा होगा। ठीक है, बाकी सारे बच्चे यहाँ पे मेरे साथ ही हैं, बोल नहीं रहे, वो अलग बात है। अरीबा हो गई, जैसे अरीबा अजहर ने एक बात भी नहीं की, अरसलान शाहिद हो गया, ईशा अयूब हो गई, और नीलम भी, निमरा, सारा, वफ़ा बोल रही है, वफ़ा तो बोल रही है थोड़ा थोड़ा, यास्मीन भी नहीं, ये पार्टिसिपेट नहीं करे, पता नहीं ये लोग हैं भी सही, लेकिन इनके नेम आ रहे हैं। अच्छा जी, हाँ मैं वो कह रहा हूँ ना, नीलम और वफ़ा हल्का हल्का सा पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन वो जहाँ पे उनको पता हो, अच्छी बात है ना, जब पता हो तभी बोलना चाहिए। अच्छा जी ठीक है। ये ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक, हार्नेस का कोई मतलब बता सकते हैं, हार्नेस क्या होती है। आप लोग ना ज़रा इमेजिन करें बच्चों, आप माइंड में इमेजिन करें कि एक आदमी है, ठीक है, वो घोड़े पे बैठा हुआ है, ठीक। तो जब वो घोड़े पे बैठा हुआ है तो घोड़े के गले में क्या होगा बेटा, नहीं नहीं सुने मेरी बात, सुने फिर बताइएगा, कि वो घोड़े पे बैठा हुआ है तो घोड़े के जो गले में एक चीज़ बांधी जाती है कि जब वो चलता है तो फिर हमें आवाज़ आती है उसकी प्यारी प्यारी सी, वो क्या होती है गले में। हाँ देखिए आगे उसने, जी जी बेल बेटा, बेल, घंटी जिसे हम लोग कहते हैं ना। तो ये जो हार्नेस है ये लगाम होती है, और लगाम के साथ बंधी होती है एक घंटी। ठीक है। मिस मुसरत आपका माइक ऑन नहीं है, आप दोबारा लॉग इन करें मिस मुसरत। अच्छा तो शेक क्या होता है बच्चों, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। हाँ इंग्लिश में बताएं ज़रा शेक। हाँ जी चले मिस मुसरत आप क्लास में आ गई हैं। चले बेटा अब आप लोगों की उर्दू की क्लास होगी, कल हम लोग 7 चैप्टर को पढ़ेंगे इंग्लिश के। आप लोग अपनी बुक्स अपने पास रखिएगा, नहीं तो फिर ये स्क्रीन पे जैसे मैं आप शो कर रहा हूँ कल ऐसे शो करूँगा। हम लोग जो है वो नोट्स ज़रूर बनाइएगा, अपनी कॉपी पेंसिल हाथ में लेके बैठिएगा, जो मैं आपको इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग बताऊँगा आपने उनको नोट करते जाना है। ठीक है चलें जी, मिस मुसरत अब आपकी क्लास लेंगी उर्दू।